Rahim. Let's start off our discussion with the next subsection, which is about three organelles which are comparable with each other, और इनको हम स्टडी भी कंपेरेबल वे में ही करेंगे. इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव गॉट द peroxisomes, then the gloxosomes and the lysosomes. So इनके बारे में कुछ क्वेश्चंस हैं. हमारे पास ये 4 ऑप्शंस हैं. ए ऑप्शन इज़ लाइसोसोम्स, बी ऑप्शन इज़ peroxisomes, सी ऑप्शन इज़ ग्लाइकोसोम्स एंड डी ऑप्शन इज़ peroxisomes एंड ग्लाइकोसोम्स. इसमें हमारे पास ये फर्स्ट स्टेटमेंट है, एसिड फॉस्फेटेजेस एंड सेवरल अदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स आर प्रेजेंट इन. बेस्ट रिस्पॉन्स टू दिस क्वेश्चन वुड बी अल्फा. लाइसोसोम के साथ ये एसोसिएटेड है. उसके बाद फिर एंजाइम्स सच एज ऑक्सीडेजेस एंड कैटालेसिस आर प्रेजेंट इन, तो ये peroxisomes के साथ एसोसिएटेड है. और उसके बाद फिर विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेल्स कंटेन एंजाइम्स ऑफ ग्लाइकोसिलेट साइकिल. नाम भी इसका डिपिक्ट कर रहा है बाय द वे कि ये ग्लाइकोसोम्स के साथ एसोसिएटेड है. सो बेस्ट रिस्पॉन्स टू दिस क्वेश्चन वुड बी चार्ली. एक और क्वेश्चन है हमारे पास, ऑल आर फंक्शंस ऑफ लाइसोसोम्स एक्सेप्ट. इनमें से कौन सा लाइसोसोम्स का फंक्शन नहीं है. इसमें फेगोसाइटोसिस, यू ऑल नो दैट फेगोसाइटोसिस इज इंजेक्शन ऑफ सॉलिड मटेरियल्स इनटू द सेल. और ये किसका फंक्शन था? दिस वाज द फंक्शन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन. सो फेगोसाइटोसिस बेसिकली ये सेल ईटिंग है, ये सेल ईटिंग है और ये फंक्शन है किसका? सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन है. और उसके बाद फिर ऑटोफेगी. ऑटोफेगी क्या है? ऑटोफेगी ये सेल्फ ईटिंग ऑफ द सेल है, सेल्फ ईटिंग, राइट. जैसे अगर कोई माइटोकॉन्ड्रिया है वो वर्न आउट हो गया है और अब उसको रिमूव करना है, उसके लिए ऑफ कोर्स ऑटोफेगी कैरी आउट करनी होगी. और ये किसका फंक्शन है? ये लाइसोसोम्स का फंक्शन है. इसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास है एपोप्टोसिस. तो जो एपोप्टोसिस है, एपोप्टोसिस से मुराद है सेल सुसाइड. समहाउ प्रोग्राम्ड वे में सेल सुसाइड कमिट करता है और सेल सुसाइड कमिट करने के लिए भी जो ऑर्गेनेल्स को हेल्प आउट करते हैं, अगेन दे आर द लाइसोसोम्स. इसी तरह से डिजेनरेशन ऑफ सेल में भी समहाउ जो लाइसोसोम्स हैं यही इन्वॉल्व हैं. सो इसमें हमने देखा कि ये ऑटोफेगी और एपोप्टोसिस और डिजेनरेशन ये सारे के सारे फंक्शंस हैं किसके? लाइसोसोम्स के. सिर्फ लाइसोसोम का अगर फंक्शन कोई नहीं है, दैट इज द फेगोसाइटोसिस. सो बेस्ट रिस्पॉन्स टू दिस क्वेश्चन इज अल्फा. अब हम इन ऑर्गेनेल्स के लिए एक टेबल कंस्ट्रक्ट करते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी ओरिएंट यू टुवर्ड्स दिस टेबल. इसमें एक्सट्रीम लेफ्ट कॉलम में फीचर्स हैं ऑफ द रिस्पेक्टिव ऑर्गेनेल्स और सेकंड कॉलम में लाइसोसोम्स को हम डिस्कस करेंगे. थर्ड कॉलम में हमारे पास पेरोक्सिसोम्स हैं और फोर्थ कॉलम में ग्लाइकोसोम्स हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट देयर इंट्रोडक्शन. हम सबसे पहले इनके इंट्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं. तो इंट्रोडक्शन के हवाले से यू कैन सी हियर द वर्ड लाइसोसोम is divided from two words. Actually this is derived from two words. एक लाइसो है और दूसरा है सोमा. लाइसो means splitting and soma means body. So नाम से ही जाहिर है they are splitting bodies, means they split things, means they digest things, right? So ये चीज़ों को digest करते हैं. इसका मतलब ये है कि लाइसोसोम्स ऐसे ऑर्गेनेल्स हैं जो कि एंटिटीज़ को, जो सब्सटेंसेस को, चीज़ों को डाइजेस्ट करेंगे. और उसके बाद भी पेरोक्सिसोम्स क्या है? दे आर मॉडिफाइड एंड हाईली स्पेशलाइज्ड फॉर्म ऑफ द लाइसोसोम्स. तो ये मॉडिफाइड हाईली स्पेशलाइज्ड फॉर्म लाइसोसोम्स ही की है, लेकिन इनको हमने सेपरेट ऑर्गेनेली क्यों लेबल किया है? क्योंकि इनके अंदर जो सेट ऑफ एंजाइम्स है दैट इज डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ द एंजाइम्स प्रेजेंट इन द लाइसोसोम्स. और उसके बाद हमारे पास थर्ड कैटेगरी जो है यहाँ पे ग्लाइकोसोम्स है. दे आर स्पेशलाइज्ड फॉर्म ऑफ द पेरोक्सिसोम, लेकिन यहाँ पे भी जो एंजाइम्स हैं वो डिफरेंट हैं लाइसोसोम्स और पेरोक्सिसोम्स से. सो ये था इनका इंट्रोडक्शन. अब हम इनकी लोकेशन की बात करते हैं. तो ये सारे के सारे जो हैं बेसिकली दे आर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द यूकैरियोटिक सेल्स, साइटोप्लाज्म ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स. लेकिन इसमें ग्लाइकोसोम्स के लोकेशन के बारे में एक ख़ास बात ये है कि दे आर present in the cytoplasm of the seedlings of cells of lipid rich seeded plants. और ये टेम्परेरीली अपीयर होते हैं. ये ऐसे ऑर्गेनेल्स हैं जो कि टेम्परेरी ऑर्गेनेल्स हैं.
टेम्परेरी ऑर्गेनेलिज हैं, टेम्परेरीली ये लिपिड रिच सीडेड प्लांट्स की सीडलिंग्स में अपीयर होते हैं। और ऐसा क्यों होता है इसको हम भी आगे चल के डिटेल से डिस्कस भी करते हैं। बहरहाल ये जो हमारे पास ये लाइसोसोम्स और प्रोक्सिसोम्स हैं यूकेरियोटिक सेल्स की साइटोप्लाज्म में हम जनरली मिल जाते हैं, लेकिन जो ग्लायोक्सिसोम्स हैं सिर्फ लिपिड रिच सीडेड प्लांट्स के सीडलिंग्स में एट द टाइम ऑफ जर्मिनेशन टेम्परेरीली ये अपीयर होते हैं। उसके बाद फिर नेक्स्ट हमारे पास है जी इनका स्ट्रक्चर, और इनका जो स्ट्रक्चर है सभी का तकरीबन वो कंपेरेबल ही है। इसमें जैसे लाइसोसोम है मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स हैं कंटेनिंग हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स, इसके अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स हैं, नाम से ही जाहिर है हाइड्रोलिटिक मींस दे ऐड वाटर एंड ब्रेक। तो इसमें हमारे पास जो एंजाइम्स हैं कौन कौन से हैं, जैसे न्यूक्लियसेस हैं फॉर द डिजेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स, लाइपेजेस हैं फॉर द डिजेशन ऑफ लिपिड्स, ग्लाइकोसाइडेजेस हैं फॉर द डिजेशन ऑफ ग्लाइकोकॉन्जुगेट्स एंड प्रोटीएजेस एंड पेप्टिडेजेस हैं फॉर द डिजेशन ऑफ प्रोटीन्स एंड द पेप्टाइड्स। सो हमारे पास ये डिफरेंट हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स हैं लाइसोसोम्स के स्ट्रक्चर के अंदर। सो ये बेसिकली मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज हैं और इनके अंदर डिफरेंट हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स हैं। और ये जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स हैं वो कौन कौन से हैं, ये न्यूक्लियसेस, लाइपेजेस, ग्लाइकोसाइडेजेस, प्रोटीएजेस एंड पेप्टिडेजेस। और इसी तरह से अब ये जो स्ट्रक्चर है प्रोक्सिसोम्स का, इसमें मेम्ब्रेन बाउंड ये वेसिकल्स हैं और 0.5 माइक्रोमीटर इनका डायमीटर होता है। और इनके अंदर सिर्फ जो एंजाइम्स हैं वो डिफरेंट हैं, जैसे इनके अंदर ऑक्सीडेजेस एंड कैटालेज एंजाइम इनके अंदर प्रेजेंट है। सो बेसिक स्ट्रक्चर सेम है जैसा कि लाइसोसोम्स का है, मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स हैं लेकिन इनके अंदर जो एंजाइम्स हैं वो डिफरेंट हैं जैसे कि यहाँ पे मेंशन्ड है। और उसके बाद फिर थर्ड नंबर पर हमारे पास ग्लाइसोसोम्स का स्ट्रक्चर है। तो ग्लाइसोसोम भी बेसिकली मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स हैं लेकिन इसके अंदर जो एंजाइम्स होंगे वो ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल के एंजाइम होंगे। अब ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल बेसिकली क्या है, ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल जो है ये एक ऐसा साइकिल है जो कि लिपिड मेटाबॉलिज्म को कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म की तरफ स्विच कराता है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल रन करने की ज़रूरत क्यों पेश आती है, खासतौर पे लिपिड रिच सीडेड प्लांट्स के सीडलिंग्स में। तो यहाँ पे मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि लिविंग थिंग्स के सेल्स के अंदर जो बेसिक मैकेनिज्म है फूड से एनर्जी लेने का वो कार्बोहाइड्रेट्स को प्रोसेस करने के लिए डिज़ाइंड है, राइट। लेकिन इन लिपिड रिच सीडेड प्लांट्स के अंदर जो फूड स्टोर्ड है वो स्टोर्ड है इन द फॉर्म ऑफ लिपिड्स, और लिपिड्स को डायरेक्टली एनर्जी जनरेशन के लिए यूज़ नहीं किया जा सकता। फॉर एग्जांपल हमने देखा कि एनर्जी लेने के लिए वी हैव टू रन द क्रेब्स साइकिल एंड देन द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, लेकिन लिपिड्स के साथ हम डायरेक्टली तो ये प्रोसेस नहीं रन कर सकते। सो समहाउ हमें कोई ना कोई मैकेनिज्म ऐसा अडॉप्ट करना पड़ेगा कि हम लिपिड्स को पहले कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट करें फिर उनसे एनर्जी लें। और ऑफ कोर्स लिपिड्स को कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट करने के लिए फिर जो साइकिल रन किया जाएगा वो किया जाएगा ग्लाइकोसिलेट साइकिल। और इस साइकिल को रन करने के लिए एंजाइम्स टेम्परेरीली या जो ऑर्गेनेलिज टेम्परेरीली अपीयर होंगे इन द सीडलिंग्स ऑफ लिपिड रिच सीडेड प्लांट्स वो होंगे ग्लाइकोसोम्स। सो बहरहाल इसके अंदर ये भी मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स ही है लेकिन इनके अंदर जो एंजाइम्स हैं वो ग्लाइकोसिलेट साइकिल के एंजाइम्स हैं। और ग्लाइकोसिलेट साइकिल बेसिकली ये लिपिड मेटाबॉलिज्म को कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म की तरफ शिफ्ट करता है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं फोर्थ नंबर पे इनके फंक्शंस को। सो लाइसोसोम्स के फंक्शंस कौन कौन से हैं। नंबर 1 एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन, लाइसोसोम्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन मेनी टाइम्स। और उसके बाद फिर ये इवन इंट्रा सेलुलर डाइजेशन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, खास तौर पे ऑफ द डाइजेशन ऑफ द फेगोसाइटोज पार्टिकल्स। और उसके बाद फिर ऑटोफेगी में भी इन्वॉल्व है, यानी कि सेल की सेल्फ ईटिंग में भी लाइसोसोम्स इन्वॉल्व हैं। इसी तरह से डीजनरेशन ऑफ सेल्स ड्यूरिंग स्टारवेशन, राइट। सो सेल्स ड्यूरिंग स्टारवेशन डीजनरेशन ऑफ सेल्स में भी ये इन्वॉल्व हैं। और इसी तरह से कुछ जो डेवलपमेंटल प्रोसेसेस हैं, कुछ डेवलपमेंटल प्रोसेसेस में भी समहाउ लाइसोसोम्स ये इन्वॉल्व होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे फ्रॉग लार्वा की टेल होती है और एडल्ट फ्रॉग की टेल नहीं होती, तो वो जो टेल की जो रिजॉर्प्शन है उसमें भी समहाउ ऑटोफेगी इन्वॉल्व है, लेकिन वो एक तरह से वो डेवलपमेंटल प्रोसेस ही है। सो वो भी इसका फंक्शन है लाइसोसोम्स का। उसके बाद फिर प्रोक्सिसोम्स की अगर हम बात करें तो प्रोक्सिसोम्स दे आर इन्वॉल्व इन synthesis and degradation of H2O2 in cell। अब एग्जाम अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि which of the following organelles are involved in synthesis of H2O2, answer peroxisomes। Which of the following organelles are involved in the degradation of H2O2, and again the best response would be peroxisomes। ठीक है। सो ये H2O2 की सिंथेसिस और डिग्रेडेशन में इन्वॉल्व होते हैं पेरोक्सिसोम्स। और समहाउ जो H2O2 है सेल्स के अंदर ये कई दफ़ा बैक्टीरियल किलिंग वगैरह के अंदर इन्वॉल्व होता है। उसके बाद फिर वी हैव गॉट द ग्लाइकोसोम्स। तो ग्लाइकोसोम्स का फंक्शन क्या है, दे जनरेट एनर्जी, राइट। ब्रेक डाउन ऑफ फैटी एसिड्स टू सक्सिनेट। बेसिकली
कह लेंगे ग्लाक्सोसोम्स क्या करेंगे, ये फैटी एसिड्स जो कि लिपिड रिच शेडेड प्लांट्स के अंदर फूड स्टोर्ड है लिपिड्स की फॉर्म में, उसमें जो फैटी एसिड्स है उसको सक्सीनेट में कन्वर्ट करेंगे। और हमें पता है कि जो सक्सीनेट है ये एक इंटरमीडिएट है कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म का, राइट। सो they generate energy for the formation of new plant in germinating seedlings of lipid rich seeded plants। so जैसे कि कैस्टर बीन है, जैसे ही आप अपनी topgrade.pk की ब्राउजर ऐप में लॉगिन होंगे, आपको ये हमारा होम पेज नजर आएगा। इसमें ये पहला जो सेक्शन है ये आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड मटेरियल का है। सेकंड सेक्शन जो एक्स्ट्रा सपोर्ट और गाइडेंस आपको रिक्वायर्ड है ये उसके हवाले से है। थर्ड जो सेक्शन है ये डिफरेंट की स्टैटिस्टिक्स एंड टॉपग्रेड की, जो कि आपका हमारे पे कॉन्फिडेंस इंक्रीज करेंगे। एंड लास्ट ऑफ ऑल ये एग्जीक्यूटिव समरी है आपकी ओवरऑल प्रिपरेशन की प्रोग्रेस के हवाले से। सो सबसे पहले सेक्शन को हम एक्सप्लोर करते हैं। इसमें से आप किसी भी सब्जेक्ट पे क्लिक करें, से हमारे पास ये सब्जेक्ट्स हैं बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, लॉजिकल रीजनिंग। इनमें से किसी भी सब्जेक्ट पे आप क्लिक करें तो आपको उस सब्जेक्ट में उसके वीडियो लेक्चर्स, रिवीजन नोट्स और प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलेंगे। आप वीडियो लेक्चर्स पे क्लिक करेंगे तो उस सब्जेक्ट के सारे यूनिट्स या सेक्शंस आपके सामने ओपन हो जाएंगे। आप किसी भी सेक्शन को चूज करेंगे, उस सेक्शन के सारे टॉपिक्स ओपन हो जाएंगे। इनमें से जिस मर्जी टॉपिक को आप चूज करें, आप उसके वीडियो लेक्चर्स को यहाँ से वॉच वीडियो बटन क्लिक करके देख सकते हैं, राइट, लाइक दिस ओवर हियर। मान रही हैं सो ये वीडियो लेक्चर आपके सामने ये आ गया। अगेन टू न्यूरल पाथवे, इसमें भी एक हमारे पास, अगर आप जाते हैं फास्ट रिवीजन नोट्स पे, सो जिन स्लाइड्स को यूज करके हमने वीडियो लेक्चर्स रिकॉर्ड किए हैं, अब उन्हीं स्लाइड्स को आप यहाँ से रिवाइज कर सकते हैं। देख सकते हैं आपने फास्ट रिवीजन नोट्स पे क्लिक किया, इसमें सारे के सारे सेक्शन फिर ओपन हो गए। तो यहाँ पे एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो भी सेक्शन इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, हमने उनके साथ इंपॉर्टेंट का टैग भी लगाया हुआ है, कीपिंग इन व्यू द प्रीवियस एग्जाम फ्रेंड्स। एनीवेज, तो यहाँ पे आप किसी भी सेक्शन को चूज करें। सी सेल स्ट्रक्चर कॉन्सेप्ट को मैं चूज करता हूँ, इसके सारे टॉपिक्स ओपन हो गए। इनमें से किसी भी टॉपिक को आप पिक करेंगे तो आप उसकी वो स्लाइड्स देख सकते हैं जिनसे उस टॉपिक का वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड हुआ है। तो काफी सारा टाइम है आपका वो सेव होगा, आपको लेक्चर नोट करने की जरूरत नहीं है, आपको बने बनाए नोट्स मिल रहे हैं फॉर द फास्ट रिवीजन, रादर सुपर फास्ट रिवीजन ऑफ द लेक्चर्स। उसके बाद या सोयाबीन है, ये ऐसे ओवरऑल कह लें कि प्लांट्स हैं जिनके जो सीड्स हैं उनमें फूड स्टोर्ड है इन द फॉर्म ऑफ लिपिड्स, और उस लिपिड को कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट करने के लिए ग्लाक्सोसोम्स ऑन बोर्ड आते हैं, जिसके अंदर जो एंजाइम्स हैं ग्लाइकोलेट साइकिल को रन करने के लिए वो फैटी एसिड्स को कन्वर्ट करते हैं टू सक्सीनेट, और फिर ये जो जर्मिनेटिंग प्लांट है ये एनर्जी जनरेट करके अपने प्रोसेसेस के लिए उसको यूज़ कर सकता है। और उसके बाद फिर इसकी टाइप्स को हम डिस्कस करते हैं। तो लाइसोसोम्स के हमारे पास टाइप्स हैं, प्राइमरी लाइसोसोम्स हैं और सेकेंडरी लाइसोसोम्स हैं, लेकिन जो प्रोक्सिसोम्स और ग्लाक्सोसोम्स हैं इनकी कोई खातर खा टाइप्स नहीं है जिनको हम डिस्कस करें। और उसके बाद फिर इनसे रिलेटेड डिजीज़ हैं। सो ये हमारी लास्ट हेडिंग है डिजीज़। तो लाइसोसोम से रिलेटेड जो है वो 2 डिजीज़ हमारी बुक में डिस्कस हैं, जैसे ग्लाइकोजेनेसिस टाइप 2 और टे-सेक्स डिजीज़। सो इन डिजीज़ को आगे चल के हम डिटेल में डिस्कस भी करते हैं। समहाउ ये लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज़ हैं। और उसके बाद प्रोक्सिसोम्स और ग्लाक्सोसोम्स के साथ कोई भी खास डिजीज़ एसोसिएटेड नहीं है, सो उनके बारे में कोई भी डिस्कशन हमारे पास नहीं होगी। सो ये अब एक फ़ोटोग्राफ आप देख सकते हैं, इसको आप देखें कि ये एट द बॉटम ऑफ दिस फोटोग्राफ ये गॉट द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसमें से ये हमारे पास जी सेल मेम्ब्रेन है और यहाँ पे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। सो न्यूक्लियस से जो मैसेंजर आरएनए आया था वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास आया, वो ट्रांसलेट हुआ विद द हेल्प ऑफ द राइबोसोम्स प्रेजेंट ऑन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और अल्टीमेटली ट्रांसपोर्ट वेजिकल वो गोल्जी अपरेटस के सिस फेज तक गया, फिर मिडिल गोल्जी से गुजरते हुए ट्रांस फेज तक गया, और वहाँ से फिर वो वेजिकल जो है वो इरप्ट हो गया। अब वेजिकल इरप्ट होकर अल्टीमेटली वो बन गया सेल लाइसोसोम। अब ये जो लाइसोसोम है जिसने अभी तक फूड पार्टिकल टू बी डिजेस्टेड एक्वायर नहीं किया, हम कहते हैं दिस इज द प्राइमरी लाइसोसोम। अब इधर से आप देखें, जस्ट इमेजिन करें अगर ये एक न्यूट्रोफिल है और ये एक बैक्टीरियल पार्टिकल है, तो इसको ये न्यूट्रोफिल इंजेस्ट कर लेगा एंडोसाइटोसिस के जरिए या फेगोसाइटोसिस को कर लेगा। अल्टीमेटली ये जो फूड वैक्यूल बना है, इस फूड वैक्यूल के साथ आके लाइसोसोम्स अटैच होंगे। अब वो लाइसोसोम जिन्होंने एक्वायर कर लिया है फूड वैक्यूल
वैक्यूल को या फूड वैक्यूल के साथ जो एसोसिएट हो गया, हम कहते हैं कि ये क्या है, ये सेकेंडरी लाइसोसोम्स है। दे आर नाउ द सेकेंडरी लाइसोसोम्स। सो प्राइमरी लाइसोसोम वो लाइसोसोम है जिसने अभी तक फूड वैक्यूल टू बी डिजेस्टेड एक्वायर नहीं किया, जबकि सेकेंडरी लाइसोसोम ये वो लाइसोसोम है जो कि फूड वैक्यूल के साथ जाके एसोसिएट हो गए हैं। सो सेकेंडरी लाइसोसोम्स। अल्टीमेटली लाइसोसोम्स के अंदर डिफरेंट एंजाइम्स हैं जो कि बैक्टीरिया के डिफरेंट कंपोनेंट्स को डिजेस्ट करने की सलाहियत रखते हैं। जैसे बैक्टीरिया के अंदर जो लिपिड्स हैं वो लाइपेजेस की मदद से, प्रोटीन्स जो हैं वो प्रोटीएजेस और पेप्टिडेजेस की मदद से, इस तरह से न्यूक्लिक एसिड्स जो हैं बैक्टीरिया के अंदर वो न्यूक्लियोसाइडेजेस की मदद से, इसी तरह से उसके अंदर डिफरेंट ग्लाइकोकॉन्जुगेट्स हैं वो ग्लाइकोसाइडेजेस की मदद से, डिफरेंट एंजाइम्स जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स प्रेजेंट हैं इन द प्राइमरी लाइसोसोम्स, उसकी मदद से बैक्टीरियल कंपोनेंट्स वो डाइजेस्ट होंगे और वो डाइजेस्टेड कंपोनेंट्स हैं दे वुड डिफ्यूज इनटू द साइटोप्लाज्म, और जो अनडाइजेस्टेड स्टफ होगा दैट वुड बी इजेस्टेड फ्रॉम द सेल वाया द एक्सोसाइटोसिस। इसी तरह से आप यहाँ पे ये भी देख सकते हैं कि इससे ये एक माइटोकॉन्ड्रिया है और ये डिसरप्ट हो गया था समहाउ, तो इसकी डिस्ट्रप्शन के बाद हम ये नहीं चाहते हम इस वर्न आउट या नॉन फंक्शनल माइटोकॉन्ड्रिया को सेल के अंदर स्टोर करें। सो हम इसको भी डिजेस्ट करना चाहते हैं, सो इसको भी एसोसिएट कर दिया जाएगा विद द लाइसोसोम। सो लाइसोसोम के अंदर डिफरेंट एंजाइम्स हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया को भी डाइजेस्ट कर देंगे, जैसे कि उन्होंने फूड वैक्यूल के अंदर डिफरेंट पार्टिकल्स के साथ किया था। तो अल्टीमेटली जो डिजेस्टेड मटीरियल है दैट विल डिफ्यूज इनटू द सेल, और जो कोई अगर अनडिजेस्टेड मटीरियल होगा दैट वुड बी एक्सोसाइटोज्ड फ्रॉम द सेल। सो इस डायग्राम के जरिए हम दो मेजर लेसन्स हमने सीखे हैं। नंबर 1, अब ये गौर करें कि जो एंजाइम्स हैं जो कि लाइसोसोम्स के अंदर प्रेजेंट हैं, lysosomal enzymes, all the acid hydrolases of the lysosomes, they are synthesized on the rough endoplasmic reticulum। बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको कि ये कहाँ पे बने, चूँकि डायरेक्टली गोल्जी वेसिकल से लाइसोसोम्स इरप्ट हो रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स आंसर कर देते हैं कि जी ये जो एंजाइम्स हैं ये भी गोल्जी से बने हैं। नो, ये गोल्जी अपरेटस कोई प्रोटीन खुद से सिंथेसाइज नहीं कर सकते। सो जो भी प्रोटीन गोल्जी अपरेटस से प्रोसेस हो रही है एट द एंड ऑफ द डे वो सिंथेसाइज कहाँ से हुई है, वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के राइबोसोम से सिंथेसाइज हुई है, राइट। सो इसीलिए जो एसिड हाइड्रोलेसिस हैं ऑफ द लाइसोसोम्स ये कहाँ से सिंथेसाइज हुए, दे आर सिंथेसाइज्ड फ्रॉम द राइबोसोम्स ऑफ द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एक लेसन हमने यहाँ से ये सीखा, और सेकेंड लेसन हमने यहाँ से इस फोटोग्राफ से जो ये देखा है कि वो लाइसोसोम जिसने अभी तक फूड वैक्यूल को अक्वायर नहीं किया वो प्राइमरी लाइसोसोम है, और जिसने फूड वैक्यूल को अक्वायर कर लिया है दैट इज द सेकेंडरी लाइसोसोम। समटाइम्स एग्जाम में डेफिनेशन दे के वो आपसे पूछ लेते हैं कि ये प्राइमरी या सेकेंडरी लाइसोसोम की बात हो रही है, सो यू शुड बी नोइंग दिस फैक्ट। उसके बाद एक क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज द बेसिक कॉज ऑफ लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीजेस। यहाँ पे एक कीवर्ड क्या है भाई, बेसिक कॉज, यानी कि रूट कॉज क्या है लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज का। इसमें ए ऑप्शन है जी एक्यूमुलेशन ऑफ लिपिड्स, बी ऑप्शन है डेफिशिएंसी ऑफ लाइसोसोमल एंजाइम्स, सी ऑप्शन है म्यूटेशन, और डी ऑप्शन है फेलियर ऑफ कैटाबॉलिज्म। अब यहाँ पे ये देखें, लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज में एक्यूमुलेशन ऑफ लिपिड्स हो सकती है, लेकिन ये फिर भी हमारा आंसर नहीं है। क्यों? क्योंकि ये बेसिक कॉज नहीं है। सिमिलरली लाइसोसोमल एंजाइम्स की डेफिशिएंसी भी ऑफ कोर्स लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज में होती है, रादर लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज में होती ही एंजाइम्स की डेफिशिएंसी या एब्सेंस है, राइट। ये भी फीचर जरूर है लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज का, लेकिन ये भी बेसिक कॉज नहीं है, लिहाजा ये भी हमारा जवाब नहीं है। हाँ, म्यूटेशन, यस, म्यूटेशन इज द रूट कॉज ऑफ ऑल द लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीजेस। ये कैसे है इसको हम अभी आगे चल के डिस्कस भी करते हैं। सो बेस्ट रिस्पॉन्स टू दिस क्वेश्चन इज म्यूटेशन। इवन फेलियर ऑफ कैटाबॉलिज्म, ये बात भी ठीक है, लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज़ के अंदर एंजाइम मिसिंग होने की वजह से समहाउ जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं उनको ब्रेक डाउन नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से वो कंपोनेंट्स वो सेल्स के अंदर एक्यूमुलेट होते हैं और प्रॉब्लम्स कॉज करते हैं। सो फेलियर ऑफ कैटाबॉलिज्म ये भी फीचर जरूर है लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज़ का, लेकिन ये भी रूट कॉज नहीं है। सो बेस्ट रिस्पॉन्स इज म्यूटेशन। अब हम लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज को फर्दर डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। एक और क्वेश्चन है, in Tay-Sachs disease there is deficiency of enzyme involved in catabolism of which substance? A option is lipids, B option is proteins, C option is carbohydrates, and D option is starch. And the best response to this question is lipids. Tay-Sachs disease में वो एंजाइम डेफिशिएंट है जो कि लिपिड के कैटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व है। सो आंसर इज अल्फा। सो ये हमारे पास टेबल है इनका लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज़ का, ये एक टेबल है हमारे पास। सो इसमें मैं आपको इस टेबल की तरफ ओरिएंट करता हूँ। एक्सट्रीम लेफ्ट कॉलम में हमारे पास रिस्पेक्टिव डिजीज़ है, सेकंड कॉलम में कौन सा लाइसोसोमल एंजाइम मिसिंग है हम उसको डिस्कस करेंगे, थर्ड कॉलम में कौन सी अक्यूमुलेटिंग बॉडी है सेल्स के अंदर, कौन सा मटेरियल इकट्ठा होगा हम इसको डिस्कस करेंगे, और फोर्थ कॉलम में क्लिनिकल फीचर्स को डिस्कस करेंगे। लेकिन इसके अंदर
मैं आपको इससे पहले कि इस टेबल को डिटेल से डिस्कस करूं, मैं कुछ और फैक्ट्स भी आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, और वो ये हैं कि जस्ट इमेजिन कि से ये मेल है, मेल प्रोड्यूसेस स्पर्म, और ये फीमेल है, फीमेल प्रोड्यूसेस एग्स, राइट। जब स्पर्म एग के साथ फ्यूज करेगा, अल्टीमेटली यू विल गेट द जाइगोट, यू विल गेट द जाइगोट। अब हमें पता है कि अगर फर्ज करें कि स्पर्म के अंदर या एग के अंदर किसी जीन की कोई म्यूटेटेड जीन प्रेजेंट है, और वो जीन जो है वो किसी ऐसे एंजाइम को कोड कर रही थी जो कि लाइसोसोमल एंजाइम है, और वो जीन अगर डोमिनेंट भी हो जाती है तो वो फिर अल्टीमेटली इस जाइगोट में अगर वो डोमिनेंट जीन प्रेजेंट है, तो जब ये जाइगोट के सेल, जब ये सेल डिवाइड करके इससे अडल्ट लाइक इंडिविजुअल बनेगा, तो जिन जिन सेल्स के अंदर वो जीन इंपॉर्टेंट है उन सारे सेल्स के अंदर प्रॉब्लम आ जाएगा। सो रूट कॉज इसका क्या है लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज का? दैट इज द म्यूटेशन। जब गैमेट्स जो है उसके अंदर, गैमेट्स के अंदर कोई ना कोई म्यूटेटेड जीन प्रेजेंट है जो कि समहाउ वो सेल्स के अंदर बाद में जाके एक्सप्रेस हो गई है, या म्यूटेटेड जीन प्रेजेंट है, एक्सप्रेस अगर नहीं भी हुई से, तो उससे जो भी अगर जीन की म्यूटेशन हो गई तो उसका जो रिस्पेक्टिव जो एंजाइम उससे बनना था वो नॉर्मल नहीं बन पा रहा। लाइक जीन म्यूटेटेड है, बजाय कि नॉर्मल एंजाइम बने, एबनॉर्मल शॉर्ट या ट्रंकेटेड एंजाइम बनता है, तो जो कि प्रॉपरली फंक्शनल नहीं है, राइट। सो जो रूट कॉज है इसका लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज का, दैट इज द म्यूटेशन। अब हम इसको डिस्कस करते हैं लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज़ को, और इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस किस तरीके से आ सकते हैं हम उनको भी साइड बाय साइड डिस्कस कर लेंगे। इसमें ग्लाइकोजेनेसिस टाइप 2 में देखें कि जो एंजाइम मिसिंग है दैट इज अल्फा 1,4 ग्लूकोसाइडेज। नाम से ही जाहिर है किसने 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज को ब्रेक करना था। तो अगर अल्फा 1,4 ग्लूकोसाइडेज एंजाइम मिसिंग है, या ये एंजाइम डेफिशिएंट है, या ये एंजाइम नॉन फंक्शनल है, उसके नतीजे में क्या होगा? उसके नतीजे में जो ग्लाइकोजन लाइक मटेरियल है ये रिस्पेक्टिव सेल्स के अंदर एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा। फॉर एग्जांपल हार्ट में जब ये एक्यूमुलेट होगा, यू विल गेट द कार्डियोमेगाली which is enlargement of heart। इस तरह से मसल में जब ग्लाइकोजन लाइक मटेरियल एक्यूमुलेट होगा तो मसल वीकनेस होगी, और 2 साल में डेथ हो जाएगी उस चाइल्ड की, उस बेबी की, जो कि ग्लाइकोजेनेसिस टाइप 2 के साथ पैदा हुआ है। उसमें बेसिकली हुआ क्या था? हुआ ये कि समहाउ वो जीन जो कि अल्फा 1,4 ग्लूकोसाइडेज को कोड कर रही थी वो जीन म्यूटेटेड है। उस जीन के म्यूटेटेड होने की वजह से दिस एंजाइम वेंट डाउन, और इस एंजाइम ने जहां जहां पे अपना रोल प्ले करना था अब ये रोल प्ले नहीं कर पा रहा। यानी कि इसने ग्लाइकोजन को बेसिकली डाइजेस्ट करना था, तो लेकिन ये ग्लाइकोजन को प्रॉपर्ली डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा। अब हार्ट में भी ग्लाइकोजन लाइक एंटिटी की एक्यूमुलेशन हो रही है, और इवन मसल्स के अंदर भी ग्लाइकोजन की एक्यूमुलेशन हो रही है, और अल्टीमेटली इससे बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएंगे, हेल्थ प्रॉब्लम्स उस बेबी को, एंड द बेबी वुड डाई इन अप्रॉक्सीमेटली 2 years। और उसके बाद फिर हमारे पास ये सेकंड डिजीज है विच इज़ द टे सेक्स डिजीज। अब टे सेक्स डिजीज में एक और एंजाइम है जो कि मिसिंग है, विच इज़ द हेक्सोसामिनिडेज ए एंजाइम। अब हेक्सोसामिनिडेज ए जो एंजाइम है अल्टीमेटली ये लिपिड डाइजेशन में, लिपिड के कैटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व है। सो इसकी वजह से चूँकि जब ये एंजाइम नहीं होगा, जब ये एंजाइम डेफिशिएंट या मिसिंग होगा, तो इससे क्या होगा कि गैंग्लियोसाइड जो कि लिपिड है ये एक्यूमुलेट हो गए इन द डिफरेंट सेल्स। अब जो लिपिड्स हैं दे आर क्रिटिकली इंपॉर्टेंट फॉर द ब्रेन, बल्कि आप ब्रेन के बारे में एज एन ऑर्गन सोच भी सकते हैं कि ब्रेन एक ऐसा ऑर्गन है जो कि रैप्ड है इन द लिपिड्स, और इवन इसके सेल्स के अंदर भी लिपिड का कॉन्टेंट बहुत हाई है। तो इसमें इसी वजह से ओवरऑल आप कह लें कि टे सेक्स डिजीज़ के फीचर्स में क्या क्या आ जाएगा? इसमें ब्लाइंडनेस, अगर बेबी बॉर्न है विद टे सेक्स डिजीज़, ऐसा बेबी है जिसमें ये वाली हेक्सोसामिनिडेज ए की जीन म्यूटेटेड थी, जिसकी वजह से हेक्सोसामिनिडेज ए एंजाइम डेफिशिएंट था, उसकी वजह से लिपिड एक्यूमुलेट होंगे, जिसकी वजह से उस बेबी में ब्लाइंडनेस हो सकती है, इवन उसके अंदर मेंटल रिटार्डेशन हो सकती है, और 2 साल से भी कम अरसे में टे सेक्स डिजीज़ में डेथ हो जाती है। अब यहाँ पे एग्जाम आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा? एग्जाम आपसे पूछ सकता है कि ग्लाइकोजेनेसिस टाइप 2 में कौन सा एंजाइम डेफिशिएंट है? ऑफ कोर्स अल्फा 1,4 ग्लूकोसाइडेज। ग्लाइकोजेनेसिस टाइप 2 में कौन सी सब्सटेंस एक्यूमुलेट हो रही है? आंसर इज ग्लाइकोजन लाइक मटेरियल। आपसे ये पूछ सकता है कि ग्लाइकोजेनेसिस टाइप 2 के क्लिनिकल फीचर्स क्या क्या हैं, तो इसमें ओवरऑल वो लिस्ट आपको प्रेजेंट कर सकता है। सो आपने याद रखना है कि कार्डियोमेगाली या मसल वीकनेस, या इसी तरह से वो आपसे इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि कार्डियोमेगाली एंड मसल वीकनेस कैरेक्टराइज विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीजेस। तो बेस्ट रिस्पॉन्स to this question would be glycogenesis, right? So इस तरह से एग्जाम क्वेश्चंस फॉर्मुलेट कर सकता है ग्लाइकोजेनेसिस टाइप 2 के बारे में भी, और सिमिलर क्वेश्चंस इवन टे सेक्स डिजीज के बारे में भी जनरेट किए जा सकते हैं। सो इफ यू वांट टू आंसर दिस डिफिकल्ट क्वेश्चंस ऑन योर फाइनल एग्जाम, यू नीड टू मेमोराइज दिस टेबल।
So please open up the FastVN notes from our website and try to memorize this stuff from there, and this is important for you. अगर आप इस टेबल को क्रैम कर लेंगे, मेमोराइज कर लेंगे, answering the questions related to these two complicated diseases would become very easy for you people. मैंने कोशिश की है कि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है इन डिजीज़ के हवाले से वो मैं डेवलप कर दूं, लेकिन स्टिल एट द टॉप ऑफ अंडरस्टैंडिंग आपको कुछ बेसिक फैक्ट्स की मेमोराइजेशन भी रिक्वायर्ड है, जो कि रिकमेंडेड है कि आप अपने टेक्स्ट बुक से और FastVN नोट्स से करें. उसके बाद हमारे पास ये क्वेश्चन है, सिंथेसिस ऑफ लाइसोसोमल हाइड्रोलाइसिस अकर इन. A option is rough endoplasmic reticulum, B option is Golgi apparatus, C option is smooth endoplasmic reticulum, D option is rough endoplasmic reticulum and smooth endoplasmic reticulum. जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि जितने भी लाइसोसोमल हाइड्रोलाइसिस हैं ये सारे के सारे कहाँ पे सिंथेसाइज होते हैं? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे. सो बेस्ट रिस्पॉन्स टू दिस क्वेश्चन इज अल्फा. एंड दैट्स ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर सबसेक्शन. इस सबसेक्शन में हमने लाइसोसोम्स, पेरोक्सिसोम्स और ग्लाइकोसोम्स को इन डिटेल डिस्कस किया. सो बहुत फाइन क्वेश्चंस इस एरिया से पूछे जा सकते हैं, और स्टूडेंट्स अमूमन इन ऑर्गेनाइज को आपस में कंफ्यूज करते हैं, लेकिन मैंने कोशिश की है कि जो हाई यील्ड फैक्ट्स हैं उनसे रिलेटेड आपकी अंडरस्टैंडिंग और मेमोरी दोनों डेवलप कर दूँ while teaching this particular subsection to you people. So I hope that you have enjoyed my lecture. Thank you very much. May Allah bless you. हमारा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट फीचर है या टीचिंग टूल है, दैट इज आवर क्वेश्चन बैंक. सो अगर हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस पे जाते हैं तो इसमें हम देखें कि आप डिफरेंट तरीके से टेस्ट दे सकते हैं. सो आप जैसे मर्जी माइंड में डिफाइन कर लें कि आपने किसी एक टॉपिक का टेस्ट देना है, या एक चैप्टर का, एक यूनिट का, क्वार्टर सिलेबस का, हाफ सिलेबस का, फुल सिलेबस का, जो मर्जी सिलेबस आप डिफाइन कर लें. उस डिफाइंड सिलेबस में से 20 तरीकों से आप टेस्ट दे सकते हैं. कैसे? जैसे जो भी सिलेबस आपके माइंड में डिफाइंड है, आप चाहें तो उस सिलेबस के हमारे पास जो अवेलेबल ऑल क्वेश्चन उनका टेस्ट दे सकते हैं, या जो आपने टॉपलेट.pk पे आप प्रैक्टिस करते रहे हैं तो आप चाहते हैं कि आपने दोबारा मे बी सेकंड थर्ड टाइम आप टेस्ट दे रहे हैं, आप चाहते हैं कि मेरे पास सिर्फ और सिर्फ उस सिलेबस के अनसीन क्वेश्चन का टेस्ट आए, आप वो भी दे सकते हैं. इसके अलावा इनकरेक्ट क्वेश्चन के टेस्ट देते हुए जो सवाल आपके गलत हुए थे, आप उन गलत सवालों का टेस्ट अलग से क्रिएट कर सकते हैं. से अगर आपने फिजिक्स के 20 टेस्ट दिए हैं, उनमें से आपका कोई मे बी आपके कोई 30 क्वेश्चन रॉन्ग हुए थे, उन 30 रॉन्ग क्वेश्चन का इकट्ठा टेस्ट भी आप क्रिएट कर सकते हैं. और इसी तरीके से जो जिन क्वेश्चन को आपने टेस्ट के दौरान बुकमार्क किया तो उनका टेस्ट कॉल कर सकते हैं. जो टेस्ट आपने अटेम्प्ट किए थे क्वेश्चन, उनका टेस्ट कॉल कर सकते हैं, अनअटेम्प्टेड का, और इवन यानी कि टेस्ट देते हुए आपने जिनको अटेम्प्ट किया था और टेस्ट देते हुए जिनको आपने अटेम्प्ट नहीं किया था, ये अनसीन से डिफरेंट है. अनसीन का तो मतलब ये है कि टेस्ट में कभी आए ही नहीं आपके. इसके अलावा आप देख सकते हैं कि इवन पास्ट क्वेश्चंस का बहुत बड़ा पूल यहाँ पे मौजूद है. अगर हम गौर करें, देखें कि ईकैट के, नम्स के, एनएमडी कैट, एकेयू, एमडी कैट पंजाब के और ईटा केपीके के, ये इवन जो पीएमसी के जो सैंपल पेपर्स हैं उनके टॉपिक वाइज पास्ट क्वेश्चंस देखें यहाँ पे मौजूद है ओवरऑल. आप किसी भी टैब पे क्लिक करें, सारे के सारे एक्चुअल पास्ट क्वेश्चंस आपको आ जाएंगे. ऑफ कोर्स ये सारे के सारा बड़ा इंपॉर्टेंट टूल है क्योंकि पूरे पाकिस्तान से बड़े मेन एग्जामिनर्स ने, बड़े सीनियर एग्जामिनर्स ने ये डेवलप किया होगा. एनीवेज, इसमें से किसी भी आप टॉपिक को चूज करें. से मैं यहाँ पे सारे टैग्स को चूज कर लेता हूँ, तो हमारे पास ये सारे के सारे टॉपिक्स आ गए. इनमें से किसी एक टॉपिक को मैं चूज करूँ, या एक सेक्शन को, या मैं मल्टीपल सेक्शन को चूज करूँ, तो मैं उसका टेस्ट दे सकता हूँ. से मैंने 2 सेक्शन को चूज किया, इसमें से सेम है कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स, इनका टेस्ट देना चाहता हूँ, या ओवरऑल मैं सारे सेक्शन का टेस्ट देना चाहता हूँ, वो मैं दे सकता हूँ. या मैं डिफाइन करूंगा मे बी जी मैंने 50 एमसीक्यूज का टेस्ट देना है, तो ये 50 एमसीक्यूज का टेस्ट आपके सामने ये क्रिएट हो गया. सो ये आपके सामने आ गई है जी टेस्ट की स्क्रीन, जिसमें आप देख सकते हैं कि ये ईटा केमिकल का पास्ट क्वेश्चन है, ये स्टेटमेंट है, ये ऑप्शंस हैं. इसमें ओवरऑल ये देखिए कि इसमें अगर आपने पिक किया तो आपका ये करेक्ट आंसर भी सामने आ गया. अगर आप इसकी एक्सप्लेनेशन देखनी है तो वो भी आप देख सकते हैं. इसके अलावा ये क्वेश्चन वेरीफाइड है बाय आवर टीम, इसको अगर आप चाहें बुकमार्क कर सकते हैं. इस क्वेश्चन से रिलेटेड डिफरेंट स्टैट्स यहाँ पे आ रहे हैं वगैरह वगैरह. यहाँ से आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा सकते हैं, जरूरत पड़े तो आप यहाँ से प्रीवियस क्वेश्चन पे जा सकते हैं, और फिर अल्टीमेटली जब आप चाहें आप टेस्ट को फिनिश करके इवन रिजल्ट को भी व्यू कर सकते हैं. ऑलराइट, सो इस तरह से ये टेस्ट आपने इसको रिजल्ट को व्यू कर लिया. एनीवेज, इसके बाद अब हम चलते हैं दोबारा अपने होम पेज की तरफ. सो आप किसी भी जितने भी आपका सब्जेक्ट्स हैं, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग, इन सब सब्जेक्ट्स के आप वीडियो लेक्चर्स, वीडियो नोट्स और अनलिमिटेड एमसीक्यू प्रैक्टिस यहाँ से कर सकते हैं. जितने भी आप प्रीवियस टेस्ट
जो भी टेस्ट आपने दिए होंगे, अगर आप प्रीवियस टेस्ट पे क्लिक करेंगे वो सारे के सारे टेस्ट आपके यहाँ पे आ रहे होंगे। इसके अलावा जो आपकी जो ओवरऑल प्रोग्रेस है उसकी जो डिटेल है वो सारी की सारी यहाँ पे आ रही है। डिफरेंट सब्जेक्ट में आप कैसे जा रहे हैं, डिफरेंट सब्जेक्ट्स में, डिफरेंट चैप्टर्स में और डिफरेंट टॉपिक्स में आप कैसे जा रहे हैं, वो सारी की सारी डिटेल यहाँ पे आ रही है। इसके अलावा फुल लेंथ पेपर्स हैं जो कि जस्ट लाइक रियल एग्जाम है। यहाँ से किसी भी फुल लेंथ पेपर को किसी भी टाइम पे लॉन्च कर सकते हैं अपनी तरीके शुरू में या इवन मिड सेशन में जाके नियर द एग्जाम आप इन एफएलपीस को जब चाहे आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। उसके बाद फिर सपोर्ट मटेरियल है, इसमें इनको वीडियो रिव्यूज हैं, डिफरेंट डिफरेंट स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने टॉप ग्रेड से पढ़ा वो आपको गाइड कर रहे हैं हमारे सिस्टम के हवाले से भी, ओवरऑल तैयारी के हवाले से भी आप उन बच्चों से गाइडेंस ले सकते हैं। इसके अलावा हमारे ये टेस्टिमोनियल्स हैं जो पूरे पाकिस्तान में हजारों स्टूडेंट्स हमसे पढ़ रहे हैं, वो हमारे बारे में क्या कहते हैं उसकी डिटेल यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके अलावा सिलेबस यहाँ पे गिवन है, अगर आप कंटेंट देखना चाह रहे हैं हमारे कोर्स का वो सारे के सारे यहाँ पे ओवरऑल जब विजिबल है। एंड इन एडिशन टू दैट स्टडी स्केड्यूल्स बड़ा एक अहम फीचर है, अहम मॉड्यूल है। इसमें 90 डेज, 60 डेज, 30 डेज और इवन 50 डेज का एनएमटी कैट का स्केड्यूल मौजूद है। आप अपनी नीड के अकॉर्डिंगली जिस मर्जी स्केड्यूल को फॉलो कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि आप टाइम फ्रेम में किस जगह पे खड़े हैं। जैसे अगर आप एग्जाम आपका एक महीने के बाद एग्जाम है, ऑफ कोर्स आप 30 डेज वाला प्लान फॉलो करेंगे। अगर आपके एग्जाम में 2 हफ्ते रहते हैं तो आप 15 दिन वाला प्लान फॉलो करेंगे एंड सो ऑन। सो इसमें हमने आपको ये बताया है स्केड्यूल्स के अंदर ये गाइड किया है कि आपने गिवन टाइम को बेस्ट यूटिलाइज कैसे करना है। फिर इसके अलावा डाउनलोड्स का सेगमेंट है, जो भी डिफरेंट डिफरेंट इंपॉर्टेंट कंटेंट है आपसे रिलेटेड वो सारे के सारे आपको डाउनलोड्स में मिल जाता है। और इसके अलावा गाइडेंस वीडियोस काफी सारी इसके अंदर पड़ी हुई हैं जो कि मैंने खुद रिकॉर्ड करके इसके अंदर डाली है। इसमें बहुत सारे हवालों से एक जनरल गाइडेंस आप इन वीडियो से ले सकते हैं। सो ये था हमारे पास ये हमारे पास गाइडेंस वीडियोस का ये सेगमेंट था। ओके, सो दिस वाज